नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत मूर्तियों पर केंद्रित है। दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 65 फीट की अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मूर्ति थी उसका उद्घाटन किया और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाया गया, इस बात की घोषणा की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रूपी मिश्रा सर मौजूद है। आपका स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम का लखनऊ दौरा कितना सफल रहा और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो पिछड़ी जात के महापुरुष हुए, पीडीए समाज से आने वाले जो नेता हुए, चाहे उसमें बिजली पासी जी का योगदान मानिए या अन्य जो तमाम नाम इन दिनों चर्चा में है, उनका अपमान किया गया है और उनको भाजपा क्यों अपने सम्मान नहीं देना चाहती, उनको भाजपा क्यों इस तरह से प्रेरणा स्थल में शामिल नहीं करती है। देखिए, जहां तक तीनों मूर्तियों के बारे में बात है तो सच बात तो यह है कि ये तीनों महानुभाव यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, दोनों स्थानों से, दीनदयाल उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश से, और ये तीनों महानुभाव ब्राह्मण समाज से आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैंने उनको पढ़ा है या उनका इतिहास देखा है या संघ में समझा है उनको, तो डायरेक्ट उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो बहुत पहले जम्मू कश्मीर की घटनाओं को लेकर एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, इस बात को लेकर वे जम्मू कश्मीर में आंदोलन कर चुके थे और बाद में उनका निधन भी वहीं हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी का दोनों का कार्य क्षेत्र यकीनन उत्तर प्रदेश रहा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो लोकसभा के जो सदस्य रहे वो भी लखनऊ से रहे और उस समय प्रधानमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, तो उनके योगदान को तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। नकारा तो इन तीनों लोगों को नहीं जा सकता। अगर जनसंघ की दृष्टि से या भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो वह दोनों का योगदान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जहां पहुंची है, जिस लेवल पर पहुंची है, उसमें अगर सबसे अहम किरदार कोई रहा है तो वो रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी नाम के परिचय के कोई मोहताज नहीं है। एक अकेले वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। क्या ही अच्छा होता कि इस प्रेरणा स्थल में मंदिर के उस नायक की, जिसकी चर्चा आए दिन की जा रही है, बताया जा रहा 500 साल के बाद अच्छे दिन आए हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि कल्याण सिंह जी की मूर्ति उस प्रेरणा स्थल में लग गई। हम सब जानते हैं कि किन्हीं कारणों कुछ लोगों की गुटबंदी की वजह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह जी के संबंध मधुर नहीं रहे थे। इस कारण कल्याण सिंह जी को पार्टी से बाहर जाना पड़ा, पार्टी नहीं बनानी पड़ी। एक समय ऐसा भी आया कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी के साथ भी वो गए, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आए, क्योंकि उनका कहीं एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता था। वो संघ से आए थे, उनका एडजस्ट होने का कहीं सवाल नहीं था। तो ऐसे में उनको भी अगर वहां स्थान दिया गया होता, न 65 फुट सही 85 फुट तक, तो समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। जैसा कि हमने अभी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से और उनकी किन्हीं बातों को लेकर विचार भिन्नता थी। मुझे आज भी एक घटना याद है, रविंद्रालय में एक कार्यक्रम हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें मुख्य अतिथि थे और कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उस नाते हुआ थे। अटल जी ने अपने भाषण के दौरान कोई तल्ख टिप्पणी कल्याण सिंह जी को लेकर कही थी। कल्याण सिंह जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा था, वो बात आज भी बहुतों को याद है, मुझे तो याद है, न तुम्हारी शान घट जाती न रुतबा ही कुछ कम होता, जो गुस्से में कहा तुमने अगर हंसकर कहा होता। ये कल्याण सिंह ने कहा था।
तो क्या ही अच्छा होता कि कल्याण सिंह जी की भी वहां मूर्ति लग जाती आदमकद। और रही बात बिजली पासी की, बिजली पासी का भी कल यानी कि 25 दिसंबर को उनकी जन्मशती थी। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र कम से कम 10 स्थान ऐसे हैं जहां उनके किले हैं। अवध की राजनीति में बिजली पासी का अहम योगदान है और अगर उनका भी स्टेचू वहां लग जाता तो समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश था, सर्वधर्म समभाव। और तब अगर हम हिंदू राष्ट्र या हिंदू एकता की बात करते तो सोने में सुहागा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बात पार्टी सबका साथ सबका विकास की करती है, लेकिन जब कल लखनऊ में राष्ट्रपिंडा स्थल का उद्घाटन किया गया तो ब्राह्मण समाज से आने वाले 3 महानुभावों की ही वहां पे मूर्ति थी। अगर बाबा साहब अंबेडकर की या बिजली पासी जी की या फिर जैसा आपने कहा कि बीजेपी के ही ओबीसी समाज के इतने बड़े नायक हुए, इतने बड़े नेता हुए, कल्याण सिंह जी की भी प्रतिमा लगती तो ये तो भाजपा के लिए ही प्लस पॉइंट होता है। जो विपक्ष पीडीए का प्रोपोगेंडा चलाता है उस पर ये हमला कर सकते थे कि देखिए हमने हमारे पिछड़े समाज से आने वाले जो महापुरुष हुए हमने उनका सम्मान किया, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो भाजपा इसके पीछे क्या कुछ स्ट्रेटेजी मानती है और जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की क्या उससे इसको जोड़ा जा सकता है? क्या ये एक तरह से ब्राह्मण समाज को एकजुट रखने के लिए भाजपा इस तरह की कवायद कर रही है? इसको आप कह सकते हैं। अभी जैसे कि ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई जिसमें 50 विधायक करीब, जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये बातें समय समय पर कही जाती हैं और ये कहने वाले लोग भी उसी भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाहर के नहीं। बाहर तो ये है कि भारतीय जो ब्राह्मण समाज है वो आज भी 89% भारतीय जनता पार्टी के साथ है मतदाता, लेकिन जो उसके विधायक गण है, अब आप चाहे कहिए कि उनकी चल नहीं रही है या उनका जो खेल होना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने अपेक्षा की थी वो पूरी नहीं हो पा रही, फलीभूत नहीं हो पा रही। हुआ क्या कि अभी कुछ दिनों पहले इस ब्राह्मण समाज का जो गुट है, कुटुंब, जैसे कि भी ठाकुर समाज के लोगों के विधायकों की बैठक हुई थी, तो उसके बाद ये ब्राह्मण समाज की हुई। दरअसल इसके पीछे का रहस्य सिर्फ इतना है कि दबाव की राजनीति। जितने भी लोग बैठक में थे, मैं बात डंके की चोट पर कह सकता हूं, आधे जो है 50 में से कम 20 विधायकों के टिकट कट जाने की पुरजोर संभावना है और ये एक दबाव की राजनीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कह दीजिए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये ट्रम्प कार्ड कह दीजिए कि उन्होंने ब्राह्मण समाज के 3 वरिष्ठों नेताओं की मूर्तियों को लगाकर ब्राह्मण समाज के जो विधायक हैं जो बैठक की थी उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। ऐसी लगातार चर्चा रहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी है। आप इस बात से कितना सहमत है? और ये चर्चा तब से है जब हाथा और मठ की लड़ाई जो है वो होती थी, हरिशंकर तिवारी और ये गोरखपुर का जो मठ है, तो बहुत पुराने समय से ये चलता आ रहा है। और जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब इस बात पे बल दिया गया और बीच में कई कार्रवाई ऐसी हुई जब सत्ता पक्ष के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ सख्त रवैया रखते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। वर्तमान में कोडीन कफ सिरप का इतना बड़ा मामला है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी पे ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो अपने आप में कह सकते हैं एक निशानी बने, एक अपने आप में काबिल तारीफ कार्रवाई कही जाए। जैसा कि ये अन्य जगह जैसे इन्होंने बिकरू कांड में बुलडोजर से तुरंत कार्रवाई की, वैसी कोई कार्रवाई अभी नहीं देखने को मिली। तो आप मेरी इस बात से कितना सहमत रखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे जो आरोप लगते हैं उनमें से क्या कोई सच्चाई है या ये सिर्फ महज एक प्रोपोगेंडा या उनके ऊपर लगाए जा रहे कह सकते हैं कि आरोप ही हैं? देखिए, मठ की लड़ाई यानी कि गोरखपुर में महंत योगी आदित्यनाथ जी से पहले अवैधनाथ जी, तो वहां हरिशंकर तिवारी जी से यानी कि ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की पुरानी लड़ाई। और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के स्टार इतने प्रबल हैं कि वो जिसको भी चाह लेते हैं किनारे कर देते हैं। वहां शिमला का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्यपाल है शुक्ला जी, वो भी गोरखपुर के हैं। सीधे सीधे पंगा में आए थे योगी आदित्यनाथ जी के। नतीजा क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बना दिए गए और सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिए गए।
जम्मू कश्मीर के एलजी उनके बारे में भी यही है। उनका तो नाम पूरी तरह से आ गया, मनोज सिन्हा जी का, कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहां तक कि बनारस में तो उनको प्रोटोकॉल तक मिल गया था चीफ मिनिस्टर वाला, लेकिन अंतिम क्षणों में वो गायब हो गए। उपेंद्र शुक्ला जी, इसी तरह तमाम नाम ऐसे हैं। और हाँ, इत्तेफाक ये है कि वो ज्यादातर ब्राह्मण हैं जो टारगेट पे आ जाते हैं। तो जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे योगी आदित्यनाथ जी, तब तक ये नहीं पता था कि वो किस बिरादरी से आते हैं। सब लोग जानते थे, महान थे, स्वामी, सभी लोग प्रणाम करते थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, सब उनके पैर छूते थे, आज भी छूते हैं। तो लेकिन जब मुख्यमंत्री बने और उनके एक दो बयान आए कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, तो ये समाज में एक मैसेज गया कि वो ठाकुर हैं। और ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ठाकुर के प्रति। ये मैं नहीं कहूंगा कि ब्राह्मणों के प्रति हार्ड कॉर्नर रखते हैं, लेकिन ठाकुरों के प्रति यकीनन उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। अब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं सत्यता है, ये बात मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा ऐसा कोई उनके साथ वो नहीं पड़ता है जिससे मुझे लगे कि वो मैं ब्राह्मण हूं या ब्राह्मण समाज के लोगों की उपेक्षा की जा रही। मुख्यमंत्री हैं, कड़क प्रशासक हैं, कुशल प्रशासक हैं, सख्त हैं और तुरंत निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। मुझे आज भी याद है, विधानसभा चल रही थी 4 दिन पहले, लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे, वो भी ब्राह्मण, वो बोल रहे थे, वो मुख्यमंत्री जी सामने थे, तो उन्होंने कहा, पत्रकारों की कुछ बात है, उन्होंने कहा भाई आपसे तो लोग डरते हैं, पत्रकार आपसे तो कोई कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन हमसे तो कह देते हैं। तो ये मतलब ये है कि उनकी जो छवि बनी है वो कड़क मिजाज की छवि है और आम आदमी उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है। यहां तक कि अच्छे अच्छे विधायक भी उनसे मिल नहीं पाते, विधायक छोड़ दीजिए मंत्री नहीं मिल पाते, ऐसा कहा जाता है। जो लोक भवन में पंचम तल है, वहां जो मिलने वाले होते हैं उनके नाम जाते हैं, वहां से पता लगता है कि मिलना इतना आसान नहीं। एक विधायक जी थे, हमारे परिचित थे, इत्तेफाक से ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी लड़की की शादी थी, वो कार्ड देने की उनकी हिम्मत नहीं हुई मुख्यमंत्री जी को कि कार्ड दे सके। तो उनका ऐसा ना जलवा कह दिए या टेरर ये कुछ भी कह दिए आप। रही बात उसकी कि वो ठाकुर और ब्राह्मण की, तो सॉफ्ट कॉर्नर यकीनन उनका रहता है ठाकुर के प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या पंकज चौधरी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना योगी जी को पसंद नहीं आया? उन्हीं के गढ़ से लाके बीजेपी ने एक नए नेता को कह सकते हैं जन्म दे दिया, और पंकज चौधरी जो गोरखपुर से कभी मेयर रहे, लगातार पड़ोस के जिले से महाराजगंज से 7 बार के सांसद आए, वहीं से इनको प्रदेश अध्यक्ष लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपके पास पश्चिम पूरा खाली था, बुंदेलखंड था, पूर्वांचल में और भी तमाम बड़े नाम थे और कई नाम जो है वो चर्चा में थे ओबीसी समाज से, लेकिन अचानक से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, क्या ये योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ही कोई केंद्रीय आलाकमान और लखनऊ के बीच तनातनी की वजह है, या फिर भाजपा इसको आगे 27 के चुनाव को लेके कोई अलग मिशन में लेके चल रही है? देखिए, अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अब ये पहली बार हुआ है कि उसी जिले का मुख्यमंत्री है और उसी जिले का प्रदेश अध्यक्ष। तो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी की स्ट्रेटजी थी, और जिस तरह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लाया गया था इसलिए कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर नजर रखें, उनकी कार्यप्रणाली पर चेक और बैलेंस का काम करें, उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष जो लाए गए हैं तो हैं तो मूल वो महाराजगंज के, लेकिन उनकी कर्मभूमि जो है गोरखपुर है, उनका अपना जो बिजनेस है वो भी गोरखपुर में ही है। तो एक तरह से ये मानकर चला जा रहा है कि उनको योगी आदित्यनाथ जी पर पकड़ बनाए रखने के लिए और उनके कामकाज पर अंकुश लगाए रखने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि सरकार से संगठन बड़ा होता है, संगठन से ही सरकार है, सरकार से संगठन नहीं, ऐसा मान के चला जाता है। तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो ये रणनीति केंद्र से बन के आई है, यानी कि खास तौर से अमित शाह जी की स्ट्रेटजी है, और इस नाते वो भारत सरकार में राज्य मंत्री है, उनको यहाँ लाया गया है।
सीनियर हैं, कई बार के सांसद हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सिर्फ ये तैयारी की गई है। और ये भी हो सकता है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तमाम अन्य लोग हैं जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं, उनको पास आन करके, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाने पर झगड़ा बढ़ने की संभावना ज्यादा है पार्टी के अंदर, तो एक नया चेहरा लेके आए हैं जिसको 27 में सीधे प्रकट नहीं करेंगे। प्रकट तो सीधे योगी आदित्यनाथ होंगे, चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़ा जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी कह भी चुकी है, माना भी जा रहा है, लेकिन अंतिम क्षणों में एक खेल हो सकता है पर्दे के पीछे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने। कहा जा रहा है कि 27 में भाजपा सरकार तो बनाएगी पुनः, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं। अब देखना यह है कि ये बात कहां तक सही बैठती है। 24 लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, ऐसे आरोप लगातार उनके समर्थक लगाते रहे और 27 से पहले पंकज चौधरी को ले आया गया है, जो लखनऊ से ज्यादा समय दिल्ली में बिताते हैं और अमित शाह और प्रधानमंत्री के करीबी पीएम और गृह मंत्री दोनों के। तो ऐसा मान के चला जाए कि जैसे 24 में मुख्यमंत्री के अनुसार टिकट नहीं बटे, 27 में भी वैसा होगा। इसीलिए वो पूरी अपनी एक संगठन की लॉबी तैयार कर रहे हैं और उसी हिसाब से टिकट बांटेंगे। जब टिकट उनके होंगे तो विधायक भी जो चुन के आएंगे उन्हीं के गुट के विधायक होंगे और जहां वो बताएंगे वहीं पे विधायक जाएंगे। क्या ऐसी संभावना आप देखते हैं 27 चुनाव तक? इस बात की पूरी संभावना है कि कम से कम ब्राह्मण और कम से कम ठाकुर को टिकट दी जाए, ताकि जो विधायक जीत के आवे सब टॉप नंबर को ओबीसी, फिर एससी है, एसटी है, ये लोग। चुनाव टिकट तो ब्राह्मणों को मिलेगा, ठाकुरों को मिलेगा, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस जुगाड़ में है कि किसी भी तरह से ऐसा न हो कि 100 वो विधायक जो है ठाकुर बन जाए, जिससे योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी हो जाए, या 100 विधायक कहीं इत्तेफाक से ब्राह्मण समाज के बन जाए तो उनका पलड़ा भारी हो जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाएगा और टिकट वितरण में इस बात की चाहे जितने लोग मुखालफत करें, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक टिकट मिले। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।